Let's finally start the session. My name is Himanshu Mangal, and I have secured All India Rank 288 and UPSC Civil Services Exam 2022. तो एक बार ब्रीफ में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में, जिससे कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट एंड रिलेट बेटर. तो आई कम फ्रॉम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे. 2017 में मैं पास आउट हुआ था. उसके बाद फिर मैंने सिटी बैंक में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आई हैड वर्कड फॉर 3 years एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब इन 2020 अराउंड मे 2020. और फिर मई 2020 से अब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मैं घर पे रह कर ही प्रिपरेशन कर रहा था. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. माई ऑप्शनल इज़ मैथमेटिक्स. तो एक बार एक UPSC की जो जर्नी रही है मेरी, उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. तो UPSC की जो प्रिपरेशन का थॉट है वो मेरे फाइनल ईयर में आया था और उस टाइम पे प्लेसमेंट्स भी चल रहे थे. तो जनरली ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री 8 सेमेस्टर्स में ख़त्म करनी होती है. तो और ऐसा था कि फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े ठीक नहीं थे, तो मुझे लगा कि यार UPSC की प्रिपरेशन तो करनी है, बट आई वुडंट बी हैविंग द टाइम एंड द रिसोर्सेज टू डू इट. तो मैंने क्या किया था कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 3.5 years और 7 semesters. तो जो लास्ट के जो 6 महीने बचे थे 2017 में, उनमें वो 6 महीने का यूटिलाइजेशन किया मैंने UPSC की प्रिपरेशन के लिए. फिर so I had worked very hard in those 5-6 months, but unfortunately I missed the prelims cut off that year by 2 or 3 marks. तो वो मेरा पहला अटैम्प्ट था. और क्योंकि अगर मैं वापस तैयारी करता तो मुझे वापस से 1 या 2 साल लगते. सो आई थॉट कि पहले जॉब कर लेते हैं, बाद में देखेंगे. तो 3 साल तक फिर मैंने जॉब की. तो एक वो ब्रेक आ गया था UPSC की प्रिपरेशन में बीच में, तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन कुछ नहीं की थी. फिर 2020 मई में वापस से छोड़ के फिर मैंने UPSC की प्रिपरेशन में एंट्री मारी. तो मई 2020 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब 1 ही महीने बाद UPSC का प्रीलिम्स होना था, बट कोविड था इसलिए वो शिफ्ट हो गया था 4 महीने से. तो मुझे लगा कि वापस से 5-6 महीने मिल रहे हैं अपने को, तो प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और क्या पता इसी अटेम्प्ट में हो जाए. तो उस साल प्रीलिम्स हो गया था, बट मैंने मेंस के लिए मैथ्स ऑप्शन लिया था जो मैंने अब तक पढ़ा नहीं था. तो मेरा मेंस नहीं क्लियर होता उस टाइम पे, और एक्सपेक्टेड भी था कि नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ा था उस साल और मेंस के लिए टाइम नहीं था. तो 2020 वाला जो मेरा अटैम्प्ट था वो बेस्ट अटैम्प्ट था. 2020 वाले अटैम्प्ट में सब कुछ के लिए प्रिपेयर था ऑलरेडी. प्रीलिम्स था, मेंस था, इंटरव्यू था, तो सब कुछ सही भी गया था. बट फाइनली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ. तो उसका रीज़न ये था कि मेरे ऐसे और एथिक्स में जो मार्क्स आए थे 2020 में, वो 55 मार्क्स कम हो गए थे 2021 में. और वो रीज़न मुझे भी नहीं पता अभी तक भी क्यों हुए थे. तो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द 2021 कट ऑफ. और फिर 2020 में वापस से एग्ज़ाम दिया था. तो उस टाइम पे सारी चीज़ें हो गई थी. प्रीलिम्स भी हो गया था, मेंस भी हो गया था और इंटरव्यू भी हो गया था. एंड फाइनली आई वॉज एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. तो अभी एक बार जब मैंने इंट्रो दे दिया है, UPSC की थोड़ी जर्नी बता दी है, तो एक बार शुरू से लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड देन आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन. तो पहले तो ये था कि हाउ टू गो अबाउट प्रीलिम्स. तो जनरली मेरे प्रीलिम्स मार्क्स हर बार ठीक आए हैं. जैसे 2017 में भी थे, 20 में भी थे, 21 और 22 हमेशा प्रीलिम्स के मार्क्स ठीक आए हैं. एंड आई वॉज एबल टू कवर ए लॉट ऑफ पोर्शन इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. सो मेन स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की यही रहती थी कि प्रीलिम्स में 2 चीज़ें, एक तो CSET हो गया और एक जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 हो गया. तो CSET आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. तो CSET के लिए मैं कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन करता नहीं था. CSET के लिए आई यूज़ टू गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस जो विजन अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे. तो वो मैं 2-3-4 साल के कर लेता था. तो दैट आई यूज़ टू फाइंड इनफ फॉर मी. बट आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि CSET का जो लेवल है वो अभी काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो आई फील कि अभी एटलीस्ट 2-3-4 महीने CSET को देने की मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टफनेस लेवल बहुत बढ़ गया. इस साल हमने देखा कि कितना डिफिकल्ट पेपर आया था. तो उसके लिए भी जो पुराने साल के पेपर्स है CSET के लिए भी, उसमें क्या है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड. तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है. और अब ऐसा नहीं होगा कि शायद केवल मैथ्स करके या केवल कॉम्प्रीहेंशन करके काम चल जाएगा. दोनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी CSET में. नाउ कमिंग ऑन टू द GS1 वाला पार्ट, जो जिसकी अपने को कट ऑफ क्लियर करनी होती है. तो उसमें क्या है, अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड है. तो पॉलिटी, मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि जब भी प्रीलिम्स हमारा नहीं होता तो वो इसलिए नहीं होता कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जैसे एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री के हो गए वो नहीं कर पाते. ऐसा कभी नहीं होता है. हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इनकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पाते.
हालांकि इस बार का पेपर काफ़ी टफ था, जैसे 48 क्वेश्चंस के अराउंड वो पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए थे। तो इस साल डिफ़िकल्टी और रैंडमनेस काफ़ी बढ़ गई है, बट दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। मतलब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अब तक का जो ट्रेंड है या फिर अब तक के जो पेपर्स है वो आए हैं उनको थोड़ा एनालाइज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पुराने पेपर्स हैं, जैसे उल्टा चलते हैं, जैसे 22 का किया, 21 का किया, 20 का किया, 19 और 18 का किए, फिर हम कुछ पैटर्न्स निकाले। फिर जैसे पिछली बार रिजर्वायर्स के बारे में पूछा था, रिजर्वायर्स की लोकेशन के बारे में पूछा था प्रीलिम्स में ना, और इस बार पोर्ट्स के बारे में पूछा था। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला था कि पोर्ट्स पढ़ के जाना, वो आ सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक पैटर्न्स, यू कैन फाइंड पैटर्न्स। सिमिलरली वैक्सीन के बारे में जो क्वेश्चन है वो पिछले 3 साल से रिपीट हुआ था। तो यूपीएससी जनरली 2-3 साल तक अपना पैटर्न रिपीट करती है। जैसे रिपोर्ट्स और इंडाइसिस के क्वेश्चंस पहले आते थे, अब नहीं आते। तो यूपीएससी 2-3 साल तक अपने पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रिपीट करती है, और वो पैटर्न्स हमको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है और एनवायरनमेंट है और साइंस एंड टेक है, इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब इन पे हमारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए कि इनमें एक्यूरेसी लेवल अराउंड 90% हो, तो फिर हमारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स के पेपर के बारे में कुछ चीज़ें और बोलूँगा। जैसे जनरली क्या होता है ना कि प्रीलिम्स के पेपर में हम प्रेशर में आ जाते हैं और हम बेसिक चीज़ें भी गलत कर देते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ, 2021 में जब मेरा नहीं हुआ था तो प्रीलिम्स में 4 दिन बचे थे अभी, और मैंने प्रीलिम्स के लिए इतनी प्रिपरेशन कोई की नहीं थी क्योंकि मुझे लग रहा था हो जाएगा। 4 दिन बचे थे और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि यार 4 दिन में कैसे कवर करूँगा कुछ भी। तो मैंने सोचा अगर कुछ नया पढ़ूँगा तो मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, मुझे सब कुछ नया लगेगा। तो मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। 4 दिन में मैंने पुराने पेपर लिए 4-5 साल के, और वो 4-5 साल के जो पेपर थे उनको मैंने 4-4, 5-5 बार कर लिया। उससे क्या हुआ कि मैंने जब 4-5 बार कर लिए थे पेपर्स, तो एक फेक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में ना कि यार मेरे को सब आता है। 4 बार कर लिए, 5वीं बार करोगे तो यू वुड नो एवरीथिंग। तो इससे मेरे दिमाग में एक फेक कॉन्फिडेंस था, और उस फेक कॉन्फिडेंस को लेके मैं एग्जाम में गया। और प्रीलिम्स में मुझे लगता है, प्रीलिम्स क्या मतलब पूरी एग्जाम में या फिर इन जनरल लाइफ में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उस फेक कॉन्फिडेंस का रिजल्ट ये हुआ कि उस 2022 का जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए मैंने अब तक के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ मैं बोल रहा था। क्योंकि आई वेंट विथ फेक कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो आता तो सब कुछ है, हम बहुत साल से पढ़ रहे होते हैं ना, 2 या 3 साल एटलीस्ट सबको हो गए हैं, तो आता तो सब कुछ है। बट एक वो जो डर होता है ना कि यार मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी है, या फिर मान लो मेरा कुछ सब्जेक्ट्स रह गया है, उस डर से जो हमको आती हुई चीज़ें ना वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें वो काफ़ी मैटर कर जाती है। सागर इज सेइंग कि सी सेट का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई हो गया है। आई वुड एग्री विद यू। और मतलब यूपीएससी को मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहिए था लेवल, बट इस साल ड्रास्टिकली एकदम से काफ़ी बढ़ा दिया है, विच इज़ नॉट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम प्रिपरेशन कुछ और करके जा रहे हैं और हमको एग्ज़ाम में एकदम से इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल देखने को मिल रहा है। तो आई फील इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं कि अब जब हम जाएंगे अगले साल से, तो सी सेट की हमको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी पड़ेगी। एटलीस्ट 3-4 महीने हमको डेडिकेटेड उसके लिए काम करना पड़ेगा। कुछ कमेंट्स बॉक्स में से क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं तब तक। समबडी इज आस्किंग कि हाउ टू प्रिपेयर विद आईटी जॉब। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने जॉब छोड़ के प्रिपेयर किया था, बट 2017 में भी मैंने 5-6 महीने ही प्रीलिम्स के लिए बहुत डेडिकेटेडली पढ़ा था, और मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ। और 2020 में जो मैंने अटैम्प्ट दिया था उसमें भी मैंने जॉब छोड़ी थी मई में, और एग्जाम था अक्टूबर में, तो उसमें भी अराउंड 6 महीने थे, उसमें भी आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। तो उसका रीज़न क्या था, मतलब कम टाइम में कैसे क्लियर कर सकते हैं, सिंस यू आर सेइंग कि यू आर प्रिपेयरिंग विद जॉब। तो मैंने बताया ना कि जब हम जैसे एक तो हो गया बॉटम अप अप्रोच, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। जैसे इनिशियली तो क्या होगा, जैसे तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए तुमने जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो वो पढ़ ली, ऐसे ही तुम एनवायरनमेंट के लिए कुछ पढ़ लिया। ये तो हो गया इनिशियल रीडिंग, ये तो सबको करना ही है। फिर क्या होता है ना, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ी, तुमने पढ़ा कुछ प्रेसिडेंट, या फिर लेट्स से फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा। तो जब भी फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से मैपिंग होनी चाहिए कि यार फंडामेंटल राइट्स से क्या क्या क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में अब तक आए हुए हैं। सिमिलरली जैसे मान लो अगर प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट से एक्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं और जो मेंस में आए हुए हैं। और ये काम तभी हो जाना चाहिए जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
दूसरा, अगर मान लो कुछ ऐसा पूछा गया है जो हमारे सोर्सेज में नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा गूगल करके या फिर कुछ और रेफ़र करके वो जो गैप्स हैं उनको फिल कर सकते हैं वहीं पे। तो प्रिपरेशन में उसी टाइम पे वो पीवाईक्यूज़ का इंटीग्रेशन होता है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलके ये ट्राई भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि जैसे मान लो आपने प्रेसिडेंट सर्च किया प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ में, तो आपको प्रेसिडेंट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक जगह पे आ जाए। सिमिलरली मेंस के लिए सारे क्वेश्चन एक जगह पे आ जाए। उससे क्या होगा कि आपका बहुत एफर्ट बच जाएगा और प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक हो सकती है। तो ऐसे आप कम टाइम में कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि जॉब के साथ कैसे करें। और जॉब के साथ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मान लो आपको जॉब पे जाना है डेली, तो स्टार्टिंग में सुबह जग के अगर आपने 5-6 घंटे डेडिकेटेड प्रिपरेशन को दे दिए, लेट्स से इफ़ यू वांट टू गो टू योर जॉब एट 9 और 10 AM, तो सुबह 5 से 8 या 9 का एक स्लॉट रख लिया, उसमें 4-5 घंटे एक बार अगर निकल जाते हैं, तो फिर वो जो पूरा दिन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव जाता है। तो वो इनिशियल स्लॉट प्रिपरेशन को देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉब में। और फिर वीडियो लेक्चर्स को रेफ़र करना, जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप लंच कर रहे हो। तो मैंने भी जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी। जैसे CFA का एक एग्ज़ाम होता है, उसके 3 लेवल्स होते हैं, वो मैंने जॉब के साथ ही क्लियर किए थे। तो मैं यही करता था कि सुबह-सुबह एक 3-4 घंटे का स्लॉट रख लिया। फिर लंच में जैसे अगर मैं लंच कर रहा हूँ तो मैं कुछ प्लग इन करके, ईयरफ़ोन्स प्लग करके मैं कुछ ना कुछ सुन रहा हूँ, या फिर ट्रैवल करते टाइम कुछ ना कुछ वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ। तो सबकॉन्शियसली यू आर लर्निंग एवरी टाइम। तो जॉब के साथ अगर कर रहे हो तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करके एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ, एक बार मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। समबडी इज आस्किंग कि साउंड में रीडिंग करना चाहिए या फिर साइलेंट बुक रीडिंग। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं पता है क्या है, बट अगर मुझे लगता है कि साउंड में रीडिंग करोगे तो थोड़े टाइम बाद यू विल बी टायर्ड, मतलब गला सूखने लगेगा और थक जाओगे, तो शायद ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। साइलेंट करोगे तो मेरे हिसाब से जल्दी पढ़ पाते हैं और एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। बट एक चीज़ है कि जैसे अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड स्पीक एज मच एज यू कैन। जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो यू कैन स्पीक इट आउट लाउड। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कर रहे हो तब वहाँ पे साइलेंट मत करो, तब वहाँ पे आंसर देने का ट्राई करो। तो इससे आपकी इंटरव्यू में जो आर्टिकुलेशन होता है, जो क्लैरिटी ऑफ वॉइस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो पॉजेज़ होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं जब हम बोलते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है जब हम बोल के चीज़ें करते हैं। एक सेकंड, एक कॉल आ गया था। तो अभी कोई पूछ रहा है कि मैथ्स ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या थी, वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे ना अगर किसी से भी बात कर रहे हो जिसका यूपीएससी में हो चुका है, तो उनसे ये ज़रूर पूछा करो कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की थी प्रिपरेशन में। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या-क्या गलतियाँ की जिसकी वज़ह से मुझे इतना टाइम लग गया। मेरा भी 4th ही अटेम्प्ट हो गया था। तो जैसे 2017 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो प्रीलिम्स के लिए 5 या 6 महीने ही बचे थे। मेरा प्रीलिम्स कम मार्क्स से रहा था, 2 या 3 मार्क्स से। बट अगर मान लो हो भी जाता तो क्या हो जाता? मेंस की तो प्रिपरेशन ज़्यादा थी नहीं। तो और सिमिलरली 2020 में मैंने क्लियर कर लिया था प्रीलिम्स। उसके बाद क्या हो गया, मेंस तो मेरा नहीं निकला क्योंकि मैथ्स तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो 2 अटेम्प्ट तो आइडियली मैंने वैसे ही वेस्ट कर दिए थे। तो जब भी तुम अपना प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपना एक अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो, तो मेरा यही सजेशन है कि एक अच्छे से प्रीलिम्स से 1 साल पहले का डेडिकेटेड टाइम लो। मतलब प्रीलिम्स से 1 साल पहले तैयारी होनी चाहिए तुम्हारी। 1 साल पहले तैयारी करना शुरू कर दो, उससे क्या होता है कि तुम्हारा ऑप्शनल भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। प्रीलिम्स से पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और प्रीलिम्स में जब जाओगे, प्रीलिम्स जब पास आता है तो उसमें 3-4 महीने तुम डेडिकेटेड प्रीलिम्स को दे सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो तुम्हें वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना कि मैं कर सकता था बट मेरे पास टाइम कम रह गया, जैसा मेरे साथ स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में हुआ। और फिर ऐसा है कि जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा 2 अटेम्प्ट के लिए एक साथ प्लान करो। जैसे मान लो 2021 वाला मैंने दिया, उसके जस्ट तुरंत बाद प्रीलिम्स आ गया था, तो चलो मान लो लकीली मेरा हो गया, अगर नहीं होता तो मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो जाता। तो हमेशा 2 अटेम्प्ट के लिए एक साथ प्लान करना चाहिए। जैसे तुम्हारा मेंस हो गया है, मेंस होने के तुरंत बाद थोड़ा ब्रेक लो, बट ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन छोड़ दी, और ऐसा नहीं है कि ये अज्यूम कर लिया कि यार इस अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। अगर हो भी गया तो हो सकता है रैंक उतनी अच्छी नहीं आए ना जितनी आनी चाहिए। बहुत सारे, कितने सारे तो ऐसे आधे लोग तो ऐसे होते हैं इंटरव्यूज़ में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, तो फिर भी उनका नहीं होता है। तो 2 अटेम्प्ट के लिए हमेशा एक साथ प्लान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर पहले में नहीं हुआ ना, तो दूसरे में यू वुड बी एबल टू मेक इट, और एंड ऑल्सो विद अ वेरी गुड रैंक, क्योंकि वो 2 साल का क्यूमुलेटिव बिना गैप के प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। फिर थोड़ा मैथ्स ऑप्शनल पे बात कर लेते हैं एक बार। तो मैथ्स ऑप्शनल में ऐसा था कि
मुझे कोई कोचिंग नहीं करनी थी, मुझे खुद से करने का मन था। जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे थोड़े घर में, तो 11th और 12th में भी मैंने मैथ्स की कोई कोचिंग नहीं की थी, मतलब कोई कोचिंग नहीं की थी IIT JEE के लिए। तो आई वॉज एबल टू प्रिपेयर इट ऑन माई ओन, घर पे रहकर ही, और आई वॉज एबल टू इवन गो टू IIT बॉम्बे एज वेल। तो मेरे को एक भरोसा था कि यार खुद से भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर अपन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोचिंग के लिए ज़बरदस्ती पुश किया जाए। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं ना यार, खुद से कर लेंगे, एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मैथ्स के लिए भी खुद से ही ट्राई करते हैं। तो स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स फॉलो करो, जैसे IIMS के नोट्स जनरली सब फॉलो करते हैं, तो वो नोट्स हमने फॉलो किए। उसके अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू PYQs। मैथ्स में क्या होता है ना कि जैसे मैथ्स आपने ले तो लिया, मैथ्स में पहले तो चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उनको समझना इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया और समझ लिया और एग्ज़ाम में यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट, या फिर एग्ज़ाम में तुम कर पाओगे। उसके बाद उनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एडिशनल टास्क है मैथ्स में जो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है। बाकी GS में तो मान लो आपने पढ़ लिया, समझ लिया और थोड़े से आंसर लिख लिए तो तुम एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कि क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम रटे हुए हो, तब जाके तुम एग्ज़ाम में वो लिमिटेड टाइम में सारी चीज़ों को कर पाओगे। जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि मार्क्स बता देता हूँ कितने आते हैं। तो जैसे मेरे इस बार जितने भी आए, आई हैड प्रेडिक्टेड कि 133 134 के अराउंड मेरे पेपर 1 में आएंगे, और मेरे उतने ही आए थे। तो पेपर 1 में आप जितना करेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्ट करेक्ट होना चाहिए, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। केवल उन्हीं के मार्क्स काउंट करने हैं। अगर आपने मान लो फाइनल आंसर आपका गलत आ गया और पूरा प्रोसेस सही किया है, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी फाइनल आंसर गलत है तो यू शुड काउंट इट एज 0। तो जितना आपका करेक्ट अटैम्प्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, एंड टू एंड तक आंसर सही आना चाहिए, उसका अगर आप 0.7 मतलब 70% कर लोगे तो उतने मार्क्स आपके पेपर 1 में आएंगे। जैसे मान लो 200 में से 200 का एग्जैक्ट सही है, एकदम लास्ट आंसर तक सही है, तो उसका 70% कितना हुआ, 140 मार्क्स। तो इतने आपके पेपर 1 में आएंगे। ये मेरा एनालिसिस है, जो भी अब तक मैंने एक्सपीरियंस से गैदर किया है। और पेपर 2 में उसका 75% कर लो। जैसे मान लो पेपर 2 में 200 का एग्जैक्ट सही है, तो उसका 75% मतलब 150 मार्क्स, इतने आपके पेपर 2 में आएंगे। और इसी को आई थिंक स्केलिंग बोल सकते हैं मैथ्स में। तो ये तो मार्किंग का स्कीम हो गया। तो मैंने बताया कि जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक कर लिया, जैसे वेक्टर एनालिसिस कर लिया, राइट। तो वेक्टर एनालिसिस आपने कर लिया, IMS के नोट कर लिए लेट्स से। उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपके पास एक तो PYQs में पता होना चाहिए कि वेक्टर एनालिसिस में से क्या पूछता है। और जब भी आप PYQs कर रहे हो 2022 से 13 तक के एटलीस्ट करो रिवर्स ऑर्डर में। जैसे वेक्टर के सारे PYQs निकाल लिए, फिर रिवर्स ऑर्डर में अपन ने सारे किए। फिर जब भी आप PYQs कर रहे हो तो केवल क्वेश्चन देखना है और उसको पूरा सॉल्यूशन एंड टू एंड अपने जो भी आप जहाँ पे भी कर रहे हो उसका एंड टू एंड एकदम निकालना है। जब तक आंसर नहीं आ जाए तब तक उसका निकालना है। फिर क्या होगा ना कि कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पा, मतलब हो सकता है आपको आता हो बट आप आंसर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे कि कैसे इसको लिखना है। तो बिना देखे करोगे तो ये चीज़ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। वरना कई बार क्या होता है कि अपन पढ़ लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, बट एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो पुराने क्वेश्चन करने, चाहे ईजी हो, डिफ़िकल्ट हो, कैसा भी हो, हर पुराने क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिनका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, उनको ज़्यादा बार करना है। अब मैथ्स में क्या होता है ना कि अपने को चॉइस मिलती है। जैसे 8 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 5 ही करने होते हैं। तो जनरली जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम छोड़ के आते हैं, कोई नहीं करके आता, एक्सेप्ट दी कंपलसरी क्वेश्चन जो फर्स्ट और फिफ्थ होते हैं। तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर हम छोड़ के आते हैं। तो पहला एम अपना होना चाहिए कि मैथ्स में अपन 250 स्कोर अपना टारगेट हो। जब आप 250 स्कोर का टारगेट करोगे तो मतलब आप सारी चीज़ें बेसिक बेसिक अच्छे से पढ़ रहे हो, सारे इजी क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे हम। पहले आपने 250 का टारगेट अचीव कर लिया, लेट्स से आपका मतलब इतना एक्सपर्टीज आ गया कि यार मैं बेसिक और इजी चीज़ें कर दूंगा तो मेरा 250 आराम से बन जाएगा। फिर आप जाओ 270 पे, मतलब आप थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओगे और थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, प्रैक्टिस इंप्रूव करोगे, तो फिर आप 270 तक पहुंचोगे। फिर आप ऐसे धीरे धीरे खुद को ना अपग्रेड करते जाओगे। जैसे आइट्रेशंस में अपग्रेड करना है हमेशा। ऐसे नहीं है कि आप इनिशियली टारगेट कर लिया 320 का और फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे स्टार्टिंग से ही और पता लगा कि हम 200 भी नहीं ले पा रहे। मतलब बहुत मैथ्स में ऐसा बहुत होता है कि कई लोग केवल मैथ्स की वजह से रह जाते हैं। मतलब कई लोग का GS में बहुत अच्छा है बट मैथ्स में डेस्पाइट बीइंग फ्रॉम ए वेरी गुड कॉलेज दे आर नॉट एबल टू स्कोर 200 एज वेल। तो ये क्या है, प्रैक्टिस की कमी। और सारे क्वेश्चंस को मैं जो बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को एंड तक करके देखना है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैथ्स का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है तो ऐसा है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद
टॉपिक पढ़ तो लिया, उसके बाद हमारे पास उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे गणेश कटारिया सर जो थे उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो मुझे लगा कि यार खुद से शॉर्ट नोट्स क्यों बनाऊँ। मैंने उन्हीं में कुछ जो भी एडिशन डिलीशन सब्सट्रैक्शन था, कुछ कुछ और नया ऐड करना था, तो मैंने उसी में ऐड कर दिया। तो वो मेरे शॉर्ट नोट्स हो गया टॉपिक के। अब जैसे एक टॉपिक को अगर पढ़ने में आपको मान लो इनिशियली 5-7 दिन लग रहे हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आपको 4-5-6 घंटे में वो रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी थी उनमें। तो एक तो हो गया आपके बेस नोट्स, फिर हो गए दूसरे शॉर्ट नोट्स, और एक होनी चाहिए एक फॉर्मूला शीट। वो फॉर्मूला शीट होगी 1 पेज की। तो वेक्टर में जैसे जितने भी थ्योरम्स हैं, गॉस थ्योरम्स हो गई, स्टोक्स थ्योरम हो गई, ग्रीन्स थ्योरम हो गई, तो वो 1 पेज में सारे फॉर्मूलाज क्या है आपके पास होने चाहिए। जिसे हर हफ्ते में या हर 1-2 हफ्ते में आप उनको रिवाइज करते रहो। तो मैथ्स में क्या होता है ना, जनरली फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, और आपने 10 दिन भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि पुराने क्वेश्चन जो 22 से 13 के हैं, उनको एटलीस्ट 3 या 4 बार करो। जैसे मैथ्स में मेरे मार्क्स बता देता हूँ, मेरे 286 आए थे 2021 के अटैम्प्ट में। उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन कम थी, मतलब मैंने कम टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए थे, बट स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर 286, क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक उस साल 0 हुई थी। इस साल मेरे मार्क्स कम हो गए हैं, मेरे मार्क्स 279 ही आए हैं, क्योंकि आई डोंट नो, समहाउ द डे वाज नॉट वेरी गुड दैट डे जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। तो मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब आई वाज एबल टू सॉल्व द डिफिकल्ट वंस, बट जो ईजी क्वेश्चन थे उनमें मेरे काफ़ी गलतियाँ हो गई थी, तो इसलिए मेरा स्कोर कम हो गया। बट मैथ्स की यही तो ब्यूटी है कि इवन आफ्टर डूइंग सिली मिस्टेक्स ऑफ अराउंड 50 मार्क्स, आई वाज एबल टू स्कोर 279, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अदर ऑप्शनल्स। अगर आप इतना बड़ा ब्लंडर कर देते हो, तो ये मैथ्स की ब्यूटी है। सो नवीशा, you have a question, sir, did you rely on standard books or IMS notes for maths optional classes? देखो, स्टैंडर्ड बुक्स और जो IMS नोट्स है, दे आर इन सिंक अलॉट। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स में तो IMS से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, IMS के जो नोट्स हैं उनसे ही डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो कुछ जो जैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जैसे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, इनमें क्या है कि यू कैन रेफर टू मैथोक्रेट के यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स। तो शिवराज सर ने यूट्यूब पे अपने वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो उन्होंने क्या है कि काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में चीज़ें बताई हुई है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। जैसे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स है, स्टैटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, उनके लिए आप शिवराज सर के लेक्चर नोट्स रेफर कर लो, मतलब वीडियोज़ रेफर कर लो, और उनसे खुद के नोट्स बना लो, एंड देन गो टू PYQs। जो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है, वो पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। दे आर टॉर्चरस व्हेन यू प्रिपेयर। बट अगर आप PYQs पे जाओगे ना, तो फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट सेम थीम्स रिपीट होती है हर बार। तो वो जो टॉप डाउन अप्रोच है, PYQs वाली अप्रोच, उसमें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब मैं तो यही बोलूँगा, जैसे मैंने मैथ्स की कोई टेस्ट सीरीज़ आज तक अटैम्प्ट नहीं किया है, मैंने ना कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदी है। मैं बस PYQs लगाता था, और मैंने उनको बहुत बार किए हैं PYQs को, और उसका मेरे को हमेशा बेनिफिट मिला है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने में। और मैथ्स में एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा एक काफ़ी फियरफुल टॉपिक है। तो मैंने एक एनालिसिस किया था कि मान लो जैसे मॉडर्न अलजेब्रा पेपर 2 में है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स भी पेपर 2 में है, मॉडर्न अलजेब्रा है सेक्शन A में, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स सेक्शन B में है। तो मॉडर्न अलजेब्रा को अगर मान लो मैं छोड़ के जाता हूँ, मतलब मैं प्रिपेयर ही नहीं कर रहा, तो क्या होता है, मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें ये था कि जनरली मॉडर्न से 1 या 2 कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 या 20 मार्क्स के, और ऐसा एक ना एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिल ही जाता है जिसमें मॉडर्न अलजेब्रा नहीं हो, जिसको तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं तो मॉडर्न अलजेब्रा छोड़ के चला गया था, मतलब मुझे ये था कि 10 या 20 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर 10 या 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो मॉडर्न अलजेब्रा में क्या है, या तो आप प्री से पहले करके रखो तैयार, उसमें 1-2 महीना मिनिमम चाहिए उसमें एक्सपर्टीज़ लाने के लिए। बट अगर मान लो प्री आपका क्लियर हो गया है और मॉडर्न अलजेब्रा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मेरे हिसाब, मतलब मैं तो छोड़ के चले गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि 10 या 20 मार्क्स कंपलसरी के जा रहे हैं। इससे अच्छा है, मुझे लगा कि मैं बाकी टॉपिक्स पे अपना टाइम दूंगा और एक्सपर्टीज़ वहाँ पे बिल्ड करूँगा ना। मतलब मॉडर्न को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो मैं तो छोड़ के चला गया था। कोई पूछ रहा है कि एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव साइकोलॉजी ऑप्शनल। मेरा एक फ्रेंड है साइकोलॉजी ऑप्शनल है जिनका, मनस्वी, ही हैज़ टॉप दिस ईयर, लाइक 300 मार्क्स है, तो आई कैन कनेक्ट विद मनस्वी। हाउ मेनी आइटरेशंस ऑफ मैथ्स वन शुड गो बिफोर द नेक्स्ट ईयर मेंस 2024? आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट ईयर, जैसे मैथ्स के जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, दे हैव डन एटलीस्ट 6 और 7 आइटरेशंस। मतलब उस टाइम पे एफिशिएंसी लेवल इतना होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन दिखे, आप मतलब क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट याद होने चाहिए। मैथ्स में ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ ऑलमोस्ट रटी हुई होनी चाहिए। वो 6 या 7 आइटरेशंस ऑलमोस्ट हर लोग कर लेते हैं। मतलब आई वुड बी वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैथ्स सोच समझ के लेना चाहिए। टाइम इज़ द
टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू चूज मैथ्स। और अगर इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मैथ्स। वर्क मतलब यू कैन नॉट डू मैथ्स वाइल वर्किंग। समबडी इज आस्किंग सर ऑप्शनल चूज करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एक इंटरेस्ट हो गया, है ना, एक हो गया कि कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, एक हो गया कि मार्क्स आते हैं या नहीं। तो मेरा प्राइमरी एम ये था कि मार्क्स सबसे बड़ा कंसिडरेशन था। मुझे ये था कि इंटरेस्ट तो मैं जनरेट कर ही लूँगा, मतलब 12 सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 10-12 सब्जेक्ट्स और भी हम जीएस में पढ़ रहे हैं, तो उनमें मैंने कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट जनरेट कर लूँगा। उनमें भी इंटरेस्ट जनरेट कर ही रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो जनरेट कर लेंगे, बट जो ऑप्शनल है वो स्कोरिंग होना चाहिए। पर मैथ्स, जैसे मैथ्स मुझे लगता है कि स्कोरिंग होता है थोड़ा। मैंने बताया कि मैं काफ़ी गलतियाँ करके आ गया था, स्टिल आई वाज एबल टू गेट 279। तो पहली चीज़ तो ये कि ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ है स्कोरिंग प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट। सॉरी। तो स्कोरिंग प्लस वो जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी मैटर करता है। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको कोई ऑप्शनल लेना है तो काफ़ी जितने भी टॉपर्स रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर के, जैसे कि स्कोरिंग का पैटर्न चेंज होता रहता है, तो उन सब के टेलीग्राम चैनल्स काफ़ी मिल ही जाएंगे आपको। जैसे मैंने इस बार एक पीडीएफ बनाया है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, सारे ऑप्शनल वाइज कि एंथ्रो के जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जैसे 5 6 7 8 जितने भी टॉपर्स हैं उन सबके चैनल्स हैं। पीएसआईआर के हैं, साइकोलॉजी के हैं, पबैट के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं। तो सबको मैंने कैटेगराइज करके एक पीडीएफ बना दिए। तो अगर मान लो आपको कोई ऑप्शनल चूज़ करना है या फिर आपके पास कोई ऑप्शनल ऑलरेडी है, तो यू कैन गो थ्रू देयर चैनल्स। आप 4-5 चैनल विजिट कर सकते हैं, फिर देख लिए कि किसके लिए क्या वर्क किया। किस हो सकता है किसी ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हो सकता है किसी ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हो, किसी ने कुछ बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मटेरियल शेयर किया हो। तो मैंने वो कैटेगराइजेशन करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट। तो मैं बता रहा था कि ऑप्शनल चूज़ करने के लिए स्कोरिंग मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो ये दो क्राइटेरियाज है। बाकी ये है कि जैसे मैथ्स लेना है अगर आपको, तो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन मैथ्स। यू शुड हैव सम बैकग्राउंड एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन मैथ्स एज वेल, वरना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब मैथ्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैथ्स में एक इनहेरेंट, अगर आपका आप अच्छे हो तो ही प्लीज़ मैथ्स लें। somebody saying only one channel of psychology is mentioned in that पीडीएफ। तो वो जो पीडीएफ है उसका मैं रिवाइज्ड पीडीएफ अभी डाल दूंगा आज या कल में। उसमें फिर मैंने और काफ़ी वैल्यू एडिशंस किए हैं, तो साइकोलॉजी का आपको जो मनस्वी है उसका चैनल भी वहाँ पे मिल जाएगा। दिस ईयर CSAT failed GS pass। आई मतलब I have a lot of friends who have cleared this year and who are not being able to clear CSAT। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा इस बार हुआ है। तो बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वी कैन जस्ट एक्सेप्ट इट एंड वी कैन ओनली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। उसका कुछ नहीं कर सकते मतलब हम। यूपीएससी में फेलियर पे फेलियर मिल रहा है और डर भी लग रहा है। तो जैसे मैंने खुद ने भी 3 फेलियर्स देखे हैं यूपीएससी में। तो मैं जब जॉब छोड़ रहा था, तो और यूपीएससी की मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी मैं जॉब छोड़ दूंगा और यूपीएससी प्रिपरेशन में एंटर करूंगा। तो मेरा यही पॉइंट था कि अगर मान लो यूपीएससी में मैं फेल हो गया, तो एक प्लान बी वाली जो चीज़ बोलते हैं ना, तो वो मुझे लगा था कि यार मैं जॉब अगर कर रहा हूँ और मान लो मैं यूपीएससी की दुनिया में कूद गया, इतनी अनसर्टेन जो चीज़ है उसमें कूद गया, और मान लो मेरा अगर नहीं हुआ उसमें, तो मैं क्या करूँगा। मेरे कलीग्स काफ़ी आगे पहुँच जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसलिए जॉब के साथ ही मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब थी सिटी बैंक पुणे में, तो उसके साथ ही मैंने एक जो CFA वाला कोर्स है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला, वो भी मैं कर रहा था, जिससे कि मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए। तो इन केस अगर यूपीएससी में आई एम नॉट सक्सेसफुल, तो मुझे अपने जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साथ में अगर आपको लग रहा है कि यार काफ़ी अटेम्प्ट्स हो गए हैं, अभी भी नहीं निकल रहा है, या फिर चीज़ें वर्क नहीं कर रही है जैसे आप चाहते हैं, तो आप कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, मुझे पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड है किसी कैपेसिटी में, जैसे कुछ कंटेंट हो गया, कुछ स्ट्रेटजी हो गया, कुछ मैनेजमेंट में हो गए। तो आप थोड़ा सा टाइम वहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और मैंने कहा कॉन्फिडेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में। कई बार क्या होता है ना कि यूपीएससी में हम कर रहे हैं,
जैसे हमने मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर किया, ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो, दोनों सेम लेवल पे थे। अब 2-3 साल हो गए, आपका फ्रेंड यहाँ पहुँच गए और आप मतलब नीचे पहुँच गए हो, आप नीचे जाते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहे हैं। तो क्या है, एक जो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से कई बार अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लाइफ में, और कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाती है। आप वो इंसान ही ना रहे जो आप थे जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हो, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर मान लो निकल भी गया प्रिपरेशन, बट आपकी जो इनहेरेंट पर्सनैलिटी है वो ही नहीं रही, तो कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। तो ये जो गैप है वो ना हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं कुछ कुछ ब्रेक्स लेता रहता था, मैं कुछ नई चीज़ें सीखता रहता था प्रिपरेशन में भी, तो वो जो गैप है वो कम रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम डिमोटिवेटेड हो जाएं जब हम प्रिपरेशन में हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की थी, मैं सेल्फ से ही कर रहा था सब कुछ। सॉरी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और मैं सेल्फ से ही कर रहा था सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, जैसे मुझे हिस्ट्री में हमेशा दिक्कत होती है, मुझे हिस्ट्री नहीं समझ आ मतलब खुद से पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो मुझे वहाँ पे लगता है कि मुझे एक एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जैसे प्रतीक नायक सर मुझे अच्छे लगते हैं हिस्ट्री के लिए, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं प्रतीक नायक जो सर हैं उनके वीडियो लेक्चर्स में देखता रहता था, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के हों, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के हों, मॉडर्न हिस्ट्री के हों। तो मैं उनके लेक्चर्स रेफर करता रहता था, तो उससे क्या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे इकोनॉमिक्स में मेरा ऑलरेडी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने सीएफए किया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स में मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील होता था, तो मुझे नहीं ज़रूरत की वहाँ पे कोचिंग, मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत फील नहीं होती वहाँ पे। मैथ्स में जैसे मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो वहाँ पे मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं फील होती थी। तो ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ही करें, मन है तो कर सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में चाहिए। पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग्स में जो पढ़ाते हैं वो जनरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है। जैसे मेंस का इंटीग्रेशन वहाँ पे कम रहता है, और पीवाईक्यूज़ का जो इंटीग्रेशन है, पीवाईक्यूज़ को कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे एनालिसिस ड्रॉ करने हैं, कैसे प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है, ये भी थोड़ा कम रहता है वहाँ पे ना। तो कोचिंग करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना तो यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे इनफ वीडियोस अवेलेबल है। जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है उसको टाइप करें, या तो यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, यू विल गेट इनफ कंटेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग नहीं करेंगे तो कुछ मिस हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि मैथ्स के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ अटेंड नहीं की थी। पहले मुझे ये लगता है कि पहले पीवाईक्यूज़ पे जाओ, फिर टेस्ट सीरीज़ पे जाओ। अगर आपने कर लिए 2013 से 22 तक के सारे क्वेश्चंस, उसमें से आप पूरा पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब सारे पीवाईक्यूज़ अगर आपके 2-3 बार हो गए, तब आप टेस्ट सीरीज़ पे जा सकते हो। तो मैंने तो कोई टेस्ट सीरीज़ अटेंड नहीं की थी, मुझे पीवाईक्यूज़ ही सफिशिएंट लगते थे हमेशा। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप देनी है तो पुराने क्वेश्चन, पुरानी टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं मैथ्स में, तो लास्ट ईयर की दे लो, उससे लास्ट ईयर की दे लो, ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। तो टेस्ट प्रिंट आउट कर लो, पेपर को घर पे ही सॉल्व कर लो पूरा टाइम लगा के, और फिर खुद से भी चेक कर सकते हो। मैथ्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि चेकिंग से कुछ फ़र्क पड़ता है। और मैथ्स में एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे स्टेप मार्किंग ना तो होती है, तो एडिशनल स्टेप्स में लिखने के कुछ मार्क्स नहीं मिलते, या फिर स्टेप्स कम लिखोगे तो भी कुछ मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपको कोई थ्योरम अच्छे प्रूव करनी है, तो आप वो 15 स्टेप में कर रहे हो या 10 स्टेप में कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपका सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, की फॉर्मूला है, वो मिस नहीं होना चाहिए उस टाइम में। और अगर आप कम स्टेप में कर सकते हो, अगर आप कम कैलकुलेशन या कम स्टेप्स में आप आंसर ला सकते हो, इट इज़ वेरी गुड। आपका टाइम बचेगा और उससे मार्क्स नहीं घटते। मतलब मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है। समबडी सेइंग कि स्पेक्ट्रम के सेंटेंस इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में मुझे भी दिक्कत आती थी, मुझे भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो इन जनरल एक प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब एक ओवरऑल बता देता हूँ। जैसे कोई बिगिनर है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आपका जैसे मान लो आप प्रिपरेशन में जस्ट एंटर कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। पॉलिटी और इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप मान लो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसमें भी ये दोनों चीज़ें काम आती है। पॉलिटी का सबको पता है, लक्ष्मीकांत है। इकोनॉमिक्स का अब डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करते हैं डिफरेंट लोग, कोई संजीव वर्मा कर लेता है, कोई जैसे मृणाल सर के नोट्स कर लेता है। तो लेट्स से आपने मृणाल सर के नोट्स करने हैं तो मृणाल सर के नोट्स ले लो, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ले लो, ये दो स्टैटिक सोर्सेज हो गए। और फिर क्या कर लो कि वीडियो लेक्चर्स देख लो, अगर आपके पास कुछ है, अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो पॉलिटी के एक वीडियो लेक्चर्स की आपने प्लेलिस्ट निकाल ली, एक इकोनॉमी के वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट निकाल ली, और प्रेफर करो कि थोड़ी लेटेस्ट हो, थोड़ी सी अपडेटेड हो, और दोनों को साथ में रेफर करते जाओ। जैसे वीडियो देख ली, वो चैप्टर पढ़ लिया, वीडियो देख ली, चैप्टर पढ़ लिया।
वीडियो देखी, चैप्टर पढ़ लिया। तो ऐसे आप करते जा रहे हो, तो उससे क्या है कि आपका एक होलिस्टिक वे में चीज़ें कवर होती जाएगी। फिर जब आप सेकंड आइट्रेशन करोगे, ये तो हो गया फर्स्ट आइट्रेशन कि हमने एक बार वीडियो देख ली, एक बार हमने वो जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ ली। तो आप सेकंड आइट्रेशन करोगे तो उस टाइम पे अब आएगा आपका वीआईक्यूज़ का इंटीग्रेशन। तो मैंने जैसे बताया था कि मान लो कोई प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा, तो अब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही देख ली, तो आपको चीज़ें ऑलरेडी समझ आ चुकी है। और वीडियो की जो चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर ली होगी आपने, आई एम अज्यूमिंग। तो आप देखो पीवाईक्यूज़, प्रीलिम्स के देखो, मेंस के देखो, और फिर डिपेंडिंग ऑन दोज पीवाईक्यूज़ अपने टॉपिक को फाइन ट्यून कर लो। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके नोट्स में मिसिंग हो, कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा पढ़ ली हो जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फाइन ट्यूनिंग आप वो सेकंड या थर्ड आइटरेशन में कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और फिर आता है एक एनसीईआरटीज़ का कितना रोल रहता है। ये एनसीईआरटी तो न्यूज़पेपर का एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर से अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। अभी आप कैसे अपडेटेड रह रहे हो ये आपके ऊपर है। जैसे आप हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर, जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे एटलीस्ट जाते हैं, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फिर 1 घंटे और एडिशनल एक्स्ट्रा, तो 3 घंटे डेली एक न्यूज़पेपर को देना मुझे सेंसिबल नहीं लगता है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं जनरली ट्राई करता था कि एक कोई भी सोर्स रेफर कर लूँ। जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट है, तो इनसाइट्स ऑन इंडिया पे उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो आधे घंटे में यू कैन कवर देयर होल थिंग फ्रॉम द वेबसाइट। तो आधे घंटे में जो भी चीज़ें वो सारी कवर कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे जीएस 1 2 3 4 में सब्जेक्ट वाइज आपने कैटेगराइजेशन कर लिया, जीएस 2 में जैसे पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, स्कीम्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। तो जिस भी रेलेवेंट सेक्शन में है उस रेलेवेंट सेक्शन में आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। और फिर फाइनली मैगजीन्स आती हैं, जैसे मैं विजन की मैगजीन फॉलो करता था, तो डेली मतलब आधे घंटे देने में और फाइनली मैगजीन को 2-3 बार मंथ के एंड में रिवाइज करने में मुझे वो बेटर अप्रोच लगती है। न्यूज़पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे आई यूज टू रेफर टू द न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे चीज़ों की थोड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और हर टॉपिक पे क्या है कि वो काफ़ी डेप्थ में घुस जाते हैं। इंटरव्यू में काफ़ी डेप्थ में चीज़ें पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे से करें। नोट्स, प्राची इज़ आस्किंग कि नोट्स ऑनलाइन होने चाहिए या ऑफलाइन। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रीलिम्स के जो मेरे नोट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन थे, मैं वन नोट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था। तो प्रीलिम्स के नोट्स हो गए ऑनलाइन। जैसे मान लो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी बॉडीज़ हो गई या कुछ कमिटीज़ हो गई, या फिर कोई स्कीम्स हो गई। एनवायरनमेंट में अपने बहुत सारे स्पीशीज़ के बारे में आता है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आता है, नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, पोर्ट्स हो गए। ये फिर अपनी मैपिंग हो गई, जैसे इस बार यूक्रेन के बॉर्डर्स पूछ लिए थे जो विच वाज वेरी एक्सपेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन रख सकते हैं, ये ऑनलाइन हो गया। बाकी जैसे मेंस रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मेरे ऑफलाइन होते थे, क्योंकि मेंस में लिखना होता है। मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे नोट मेकिंग में मेंस में क्या होता है कि हर टॉपिक पे आपके पास एक 1 पेजर शीट होनी चाहिए। उस शीट में जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या करंट स्टेटस है, क्या डेटा है उससे रिलेटेड, क्या उसके इनिशिएटिव्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, क्या वे फॉरवर्ड है, इस फॉर्मेट में। मतलब इस फॉर्मेट में आपके पास हर चीज़ के 1 पेज के नोट्स होने चाहिए। वो मेरे पास थे जैसे। तो डेटा हो गया, उसका करंट स्टेटस अगर कुछ है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं और इंटरनेशनल क्या इनिशिएटिव्स हैं, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक नोट्स में हो। और फिर हो सकता है कि आप जैसे किसी एनजीओ के एग्जांपल्स हो गए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को हमको टैकल करना है, तो कुछ एनजीओ के एग्जांपल्स हो, या कोई एक स्टार्टअप का एग्जांपल हो, जैसे एग्रीकल्चर पे कुछ लिख रहे हैं तो एक स्टार्टअप का एग्जांपल दे दिया कि यार इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फाइन ट्यून करके आंसर को एनरिच की जा सकती हैं। तो नोट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो जैसे आजकल आईपैड्स वगैरह हो गए या फिर टैबलेट्स हो गए जिनमें पेंसिल्स वगैरह आती है, तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंबाइन ही हो गया। मतलब वो तो मुझे बेस्ट लगता है, और मुझे वो काफ़ी बाद में पता लगा था अपनी प्रिपरेशन में कि इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टूल। तो आपको ऑफलाइन कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन कर लो अगर आपके पास टैबलेट है जिसमें पेंसिल सपोर्ट है तो।
नवीशा हैज़ ए क्वेश्चन, तो एक टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे थे। तो लेट्स से अभी अभी मई चल रहा है ना, तो 2024 प्रिपरेशन के लिए क्या एक टाइमलाइन होनी चाहिए। तो 2024 की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरली आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स आप ख़त्म कर दो अगले 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने में सारा मैथ्स ख़त्म करके, जैसे कनिष्क कटारिया सर जो थे ना, उनकी जो प्रिपरेशन थी इट वाज वेरी वेल सॉर्टेड। मतलब उन्होंने प्रीलिम्स से पहले 1 साल लिया, उन्होंने 6 या 7 महीने में पूरा मैथ्स ऑप्शनल प्रिपेयर किया। तो आप मैथ्स ऑप्शनल चालू चालू कर दो अपना, साथ में फिर मैंने बताया कि जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी है, इनको जल्दी से खत्म कर दो। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स जो पढ़ोगे उसमें आपकी हेल्प होगी। तो पॉलिटी और इकोनॉमी को जल्दी खत्म करना है, फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में मोस्टली चीज़ें डायनेमिक और करंट रिलेटेड पूछी जाती है, बट एक बार स्टैटिकली तो थोड़ा पढ़ लिया तो वो भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। फिर आपका एक एनवायरनमेंट वाला सेक्शन आता है, एनवायरनमेंट को कर लिया, और साइंस एंड टेक हो गया एक। फिर कुछ कुछ मेंस की चीज़ें हो गई, जैसे सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से तो एक एक ही क्वेश्चन आता है, तो वो इतना रेलेवेंस नहीं रखते। तो इस ऑर्डर में आप जा सकते हैं। और जैसे मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में बताया कि फर्स्ट आइट्रेशन में वीडियोस हो गया प्लस नोट्स हो गया, इनको रेफर करें, वीडियोस, नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स। और सेकंड जो आइट्रेशन है उसमें आपका पीवाईक्यूज़ का इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, जिससे क्या है कि कम चीज़ें पढ़ के ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब जनरली सब बोलते हैं कि सिलेबस को स्टिक करना चाहिए, सिलेबस तो ऑब्वियसली स्टिक करेंगे, बट लेट्स से एग्रीकल्चर एक कि वो अपने GS3 को उठाते हैं। लेट्स से GS3 में कितने सेक्शंस हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और एनवायरनमेंट हो गया। तो ये 5 सेक्शन GS3 में जनरली है। तो अगर मेरे को GS3 की प्रिपरेशन करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मैं एग्रीकल्चर का उठाऊँगा। एग्रीकल्चर का मैंने जो टॉपिक या सेक्शन उठाया उसमें मैं देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली यू विल ऑब्जर्व कि 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हर बार UPSC पूछती है। अभी एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन पूछ रही है, उसमें से क्या क्या पूछ रही है, तो मोर ऑफन देन नॉट एक जो क्वेश्चन होता है वो फूड प्रोसेसिंग से होता है। ठीक है, अभी अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है तो उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग इज अ सनराइज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी विद ए CAGR रेट ऑफ 12 to 13%। और फिर उसमें आप कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन दे दो कि इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो टू पोटैटो चिप्स। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप लिखोगे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट आपके नोट्स में ये हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, फिर क्या क्या वे फॉरवर्ड है। अब जब आप इनिशिएटिव लिख रहे हो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के, तो जैसे हमको अपना जो होराइजन है उसको वाइडन करना है। इनिशिएटिव्स जब ले रहे हैं तो बेसिक्स तो लिखेंगे, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गई या फिर संपदा योजना हो गई, ये सब तो बेसिक है, सब लिखेंगे। बट आप और बड़ा सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हमने कोई इनिशिएटिव लिया है। तो जैसे I2U2 है, इसमें UAE ने बोला था कि विल इन्वेस्ट $2 बिलियन इन इंडिया इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो ये भी आप उस इनिशिएटिव में डालो। ये एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा जो शायद बाकी लोग मिस कर जाएँ। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को कन्वर्ट्स करानी है, चीज़ों में नए डायमेंशंस निकालने हैं। तो मैं बता रहा था कि एग्रीकल्चर में 4 क्वेश्चन है, एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आ गया, दूसरा हो सकता है किसी क्रॉप पे आ जाए, जैसे मान लो मिलेट्स पे आ गया क्योंकि मिलेट्स काफ़ी चल रहा है अभी, पहले वाइट व्हीट पे आया हुआ है, राइस पे आया हुआ है। तीसरा हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग इन या फिर इनपुट्स हो गया, उस पे से किसी पे आ जाए। और चौथा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पे आ जाए। सिमिलरली अगर हम सिक्योरिटी के टॉपिक पे जाते हैं तो सिक्योरिटी में एक एक फिक्स है कि साइबर सिक्योरिटी पाएगा ही। अब साइबर सिक्योरिटी में 3-4 ही चीज़ें हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स क्या क्या तरह की हो सकती है, कैसे डील करना है उनके साथ, है ना, क्या क्या इमर्जिंग थ्रेट्स है। तो ये 4-5 ही चीज़ें जो प्रिपेयर करनी होती है। तो ये हो गया एक टॉप डाउन मॉडल प्रिपरेशन का, जो आप हर टॉपिक में हर चीज़ में कर सकते हो, विच इज़ लिंक टू PYQs। मेंस में तो बहुत रिपीट होते हैं PYQs। तो सिक्योरिटी में एक तो हो गया साइबर सिक्योरिटी, एक हो गया बॉर्डर्स रिलेटेड, तो बॉर्डर्स पे आप कुछ प्रिपेयर कर लो। फिर एक हो गया जैसे टेररिज्म हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, या फिर नक्सलिज्म तो सेम ही हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो इनमें से एक सेक्शन पे किसी ना किसी पे आ सकता है। तो ऐसे जब हम कैटेगराइजेशन करके प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है और कम टाइम में हो जाती है। ये है कि मेरे GS में 76 से 78 आ रहे हैं, CSAT क्लियर है, EWS कंट्री से हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया है एंड जिनको श्योर नहीं है कि मतलब मेरा होगा या नहीं होगा, मैं हमेशा प्रीलिम्स दे के आता था,
मैं एक या 2 दिन आंसर की मिलाता था, फिर मैं रिजल्ट का वेट नहीं करता था, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी कभी भी क्लियर करना है, कभी भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी बनना है, मेंस तो देना ही है, उसका कोई ऑप्शन है नहीं, बिना मेंस दिए कभी भी क्लियर नहीं होगा अपना एग्ज़ाम ना। तो अगर आपको देना ही है मेंस, जो जनरली ऐसा बोला जाता है कि सेकंड मेंस आपका बेस्ट मेंस होता है। अगर मान लो आपको प्रीलिम्स नहीं भी हुआ इस बार, तो अगले साल तो दोगे ही, मेंस तो देना ही है, जिस भी साल आपका क्लियर होगा उस साल आपने मेंस तो देना ही पड़ेगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स और नॉट, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंस की डेट है सितंबर में, जो एक्चुअल डेट्स है, उन पे आपको प्रिपरेशन ऐसी रखनी चाहिए कि आप मेंस दोगे। हो सकता है आप एग्ज़ाम में बैठ के ना दो, आप घर पे बैठ के दो, पर आपको मेंस देना है और प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। वरना क्या होगा कि आप मान लो अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं होता है, तो आप जो प्रिपरेशन में इंटेंसिटी है वो कम कर दोगे, और इंटेंसिटी अगर कम हो गई, 2 3 4 महीने वेस्ट हो गए, फिर वापस से वो प्रीलिम्स पास आ जाएगा, वापस से प्रीलिम्स पास आया, फिर प्रीलिम्स का पढ़ोगे, तो मेंस की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो आपकी नहीं हो पाएगी ना। फिर अगले साल भी यू विल बी अंडर प्रिपेयर्ड, अगले साल भी मेंस की प्रिपरेशन तब चालू करोगे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, 6 लाख लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम और सिलेक्शन हो रहा है 900, 600 में से 1 लोग का सिलेक्शन हो रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर नहीं भी हो रहा तो भी अपने को ऐसे प्रिपेयर करना है कि मेंस दे रहे हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक की प्रिपरेशन में अगर घुस गए हैं तो या तो जल्दी बाहर निकले कि हमको पता है कि यार मेरा नहीं हो रहा, या तो मेरे में पोटेंशियल नहीं है, या फिर मैं इतने एफर्ट डाल नहीं सकता जितने एफर्ट डालने चाहिए, तो या तो जल्दी बाहर निकल जाते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। पर अगर प्रिपरेशन में रहना है, प्रिपरेशन में बने रहना है, या प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो उस वो प्रिपरेशन में शिद्दत होनी चाहिए थोड़ी, मतलब आपको बाद में ऐसा नहीं लगे कि यार मैं थोड़े से एफर्ट और डाल लेता, थोड़े से एफर्ट और डालता तो शायद और हो जाता। तो वो रिग्रेट जो होता है वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मतलब लाइफ में अगर कभी 5 6 साल बाद आप प्रिपरेशन वाले फेज़ के बारे में सोचो, तो खुद के बारे में प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने बहुत एफर्ट मारे थे। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि हुआ नहीं हुआ, क्योंकि होने में लक वाला फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो होना या नहीं होना वो मैटर नहीं करता, आपने कैसे खुद को कंडक्ट किया इवन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, इट मैटर्स अ लॉट। और अगर आप इतनी मेहनत अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में डाल दोगे, तो यूपीएससी में नहीं भी हुआ तो जिस भी फील्ड में होगा उतनी एफर्ट में तो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लक वाला फैक्टर मैं बता रहा था जैसे, तो ऐसा होता है कि 2020 में मैं बता रहा था कि मैंने बहुत कम प्रिपरेशन के साथ पेपर दिया था ना, तो उस साल मेरे आए थे एसएमए 133, लास्ट ईयर मेरे एसएमए आए 95, इस साल मेरे एसएमए आए 96। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसे मैं काफ़ी एफर्ट डाले हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है जो अक्सर हो जाती है यूपीएससी वाली जर्नी में। तो लक का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे मेरे जीएस 2 में लास्ट ईयर 116 थे, इस साल मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 120 प्लस, बट दे गॉट रिड्यूस टू 106, तो 10 मार्क्स कम हो गए। तो ये लक वाला फैक्टर इसमें कुछ कर नहीं सकते, दिस इज़ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन यूपीएससी, उसका कुछ कर नहीं सकते। वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट और वी कैन होप फॉर द बेस्ट। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में ही बताना चाहूँगा। जैसे लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में 162 मार्क्स थे, इस साल मेरे इंटरव्यू में 190 मार्क्स हैं, विच इज़ अ गुड स्कोर। तो ऑब्वियसली कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके साथ उल्टा भी हो जाएगा, 190 से 140 हो गए, कई 140 से 190 हो जाते हैं, कई के कंसिस्टेंटली 190 आते हैं, कई के कंसिस्टेंटली 160s में आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, बट मैं कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि दे वर्कड इन माई फेवर दिस ईयर, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे लास्ट ईयर जब मैं गया था, तो मुझे ये था कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, आई वांट टू स्कोर 200 प्लस, और मुझे प्रूव करना है कि यार मैं आई हैव ए वेरी गुड पोटेंशियल। मुझे जो अपनी पर्सनैलिटी है वो शोकेस करनी है बोर्ड के सामने। तो इस माइंडसेट के साथ मैं गया था। तो उस माइंडसेट के साथ जब हम जाते हैं ना, तो एक इनहेरेंट प्रेशर क्रिएट हो जाता है दिमाग में। तो आपने कुछ आंसर दिया और मान लो आपने आंसर उतना अच्छा नहीं दे पाए, तो वो प्रेशर से क्या होता है ना कि वो आंसर तो गया, उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चाहे वो इजी भी आ गया, तो उसमें भी यू माइट मेक ए ब्लंडर जब हम वो प्रेशर लेके जाते हैं। इस साल क्या था, इस साल मैंने एक चीज़ पे काम किया है कि मैं स्लो बोलूँगा। स्लो जब बोलते हैं तो हमको सोचने का मौका मिल जाता है, चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करने का मौका मिल जाता है, तो सोचते हैं तो ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत काम किया कि मैं इस बार स्लो बोलूँगा, तो मुझे ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे थे जब मैं आंसर्स दे रहा था। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके ही नहीं गया। मुझे ये था कि मुझे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मार्क्स कितने भी आए इट डज़न्ट मैटर, आई शुड बी एबल टू बी माई सेल्फ व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। जो भी 5 लोग वहाँ बैठते हैं, मैं जो भी सोच रहा हूँ वो मैं बस कम्युनिकेट कर पा लूँ। मैं चाह रहा था कि यार आई वॉन्ट टू होल्ड ए गुड कॉन्वर्सेशन। अगर मैं एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाया
तो बाकी उनका काम है वो कितने मार्क्स देते हैं, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं इसी एम के साथ उस दिन गया था और मुझे कोई मार्क्स स्कोर नहीं करने थे एंड फाइनली अच्छा हुआ था इंटरव्यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स और उसी अकॉर्डिंग मार्क्स आए भी थे। तो ये इंटरव्यू में छोटी सी चीज़ है। और इंटरव्यू के टाइम देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार आई हैड ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल। तो 5 लोग हम साथ में प्रिपेयर करते थे। वी यूज्ड टू पिक अप 1 और 2 टॉपिक्स एवरी डे, करंट का हो गया या फिर डेव से कुछ हो गया, एंड देन वी यूज्ड टू क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर। तो उससे क्या है कि एक फॉर्मल सेटिंग में आंसर करने का काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। एक मैं ऐसे का और बता देता हूँ कि ऐसे जैसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग कि जितने भी लोगों ने मेंस लिखा है इस बार उनका एक डेटा कलेक्ट किया जाए। तो मैंने उसके लिए फॉर्म भी फ्लोट किया है। आई एम डूइंग एन एनालिसिस कि किसने कौन सा ऐसे अटैम्प्ट किया है, उन्होंने कैसे उस ऐसे को इंटरप्रेट किया है और उनके कितने मार्क्स आए हैं। तो आई ट्राई टू सी कि जैसे 4 ऐसे सेक्शन 1 में होते हैं, 4 ऐसे सेक्शन 2 में होते हैं। तो उन 4 में से एक कोई एक चूज़ करेगा, इसमें से कोई एक चूज़ करेगा, तो एक 16 कॉम्बिनेशंस टोटल बन जाएंगे डिफरेंट एसेस को पिक करने के। तो क्या उन 16 कॉम्बिनेशन में क्या कोरिलेशन है, कैसे उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं लोगों के। तो आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दैट और फिर मैं ट्राई करूँगा कि क्या इंटरप्रिटेशन इज़ द रीज़न कि क्यों लोगों के डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं सेम ऐसे चूज़ करने के बाद भी। 2020 तक जो था ऐसे में वेरिएशन होता था, वो 120 जनरली आ जाते थे सबके, 120 से 150 तक का रहता था। इस साल जो वेरिएशन है मिनिमम मार्क्स है अराउंड 62 इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, और मैक्सिमम मार्क्स है 158। तो समझ रहे हो, मतलब 60 वो 80-90 नंबर का वेरिएशन हो गया ऐसे में। इट्स ह्यूज, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये पता लगे कि क्या क्यों ये वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसे में मेरे मार्क्स तो अच्छे नहीं आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एसेस ख़राब नहीं होते थे कभी भी। मुझे खुद के एसेस पढ़ के अच्छा लगता है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि ऐसे में क्या कर सकते हैं। जैसे अब जो एसेस आ रहे हैं, मेन चैलेंज है कि उनका इंटरप्रिटेशन। तो जब हम ऐसे का सिलेक्शन करते हैं, आवर प्रायोरिटी शुड नॉट बी कि वो ऐसे पिक करे जो हमको लगता है कि हमको बेस्ट आता हो, वो ऐसे पिक नहीं करना। ऐसे वो पिक करना है जिसका कोई और इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता। जैसे स्माइल वाला एक टॉपिक आया था, स्माइल इज ए चोजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्यूटीज, आई थिंक ये ऐसा कुछ टॉपिक था। तो इसका कुछ और इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, इसका बहुत नेचुरल है, सब सेम ही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अब इसमें चैलेंज ये आ जाता है कि हाउ टू जनरेट मोर पॉइंट्स, हाउ टू हैव इनफ कंटेंट कि आप 10 पेज बढ़ सको। तो जब भी आप ऐसे की प्रैक्टिस करो तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो इस बार कि वो ऐसे चूज़ करना है जिसका आधा टेढ़ा इंटरप्रिटेशन नहीं हो। मतलब यू शुड बी हैप्पी विद 110 मार्क्स रेदर देन स्कोरिंग 670 और 75 और 80 मार्क्स इन द ऐसे, क्योंकि हर एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है फाइनल लिस्ट में, और ऐसे में तो थोक में जा रहे हैं, मतलब 30-40 मार्क्स जा रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ करनी है कि कैसे ऐसे चूज़ करना है, इस पर काफ़ी काम करना है। दूसरा चीज़ कि जो भी कोर्स आई है अब तक, जो भी एसेज में कोर्स आई हैं स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स में, उनके सिमिलर हमको कोर्स ढूंढनी है। फिर हमें उनका खुद से इंटरप्रिटेशन करके देखना है, और हमने खुद से इंटरप्रिटेशन कर लिया, फिर हम देखेंगे कि जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, और हमारा इंटरप्रिटेशन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड दिस इज़ हाउ। तो मान लो हमने लगभग 200-300 कोर्स प्रिपेयर कर ली, 200-300 कोर्स के इंटरप्रिटेशन निकाल लिए, और क्या पता एग्ज़ाम में उनमें से कोई एक आ जाए, और अगर नहीं भी आती है तो हमको क्या है कि इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारी मार्क्स कम नहीं होंगे। और फिर जो बाकी चीज़ें हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे ऐसे को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे चीज़ें कनेक्ट करनी है, कैसे डायमेंशंस सोचने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऐसे लिया, ऐसे में पहले तो उसकी क्रक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, कीवर्ड्स निकाल के फिर ऐसे में अगर नॉट है तो नॉट हटा दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे कर दो। तो ये काम आप स्टार्टिंग में कर लो, जिससे क्या है कि ऐसे का जो क्रक्स है या जो ऐसे कहना चाह रहा है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद मेरा क्लियर नहीं था इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, बट ये चीज़ करनी है। फिर हमको सोचने क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, कि कोई भी जो टॉपिक है वो कैसे है, क्यों है, कब है, कैसे, और डायमेंशंस हो सकते हैं। तो ये एक WH वाले डायमेंशंस हो गए। तो मेरे ऐसे का फॉर्मेट ऐसे रहता है, मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया, मैं जनरली एक स्टोरी से इंट्रोडक्शन करता हूँ, उसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल होता है। फिर देन आई आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाई इज़ दिस, हाउ इज़ दिस, व्हेन इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। तो अपने 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए। फिर उन क्वेश्चंस, तो फिर मैं एक लाइन यूज़ करता हूँ कि टू स्टार्ट दोज क्वेश्चंस लेट्स डाइव डीप इनटू द हिस्ट्री, देन आई गो बैक टू द हिस्टोरिकल पीरियड, और वहाँ से फिर एक एक
वो जो 5-6 क्वेश्चंस पूछे हैं उनको एड्रेस करते हुए आई ब्रिंग आउट सर्टेन एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट दोज डायमेंशंस। तो ये तो हो गए 5-6 की मतलब क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस। फिर हम एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, वो जो पेस्टल अप्रोच होती है ना, सोसाइटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो उनमें से हम फिर एग्जांपल्स ढूंढेंगे। तो हमने एक तो हो गया 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, और एक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो पेस्टल वाली अप्रोच से 10-15 एग्जांपल्स निकाल लिए। फिर जब हम ऐसे लिख रहे होंगे तो हम जो भी ये जो एग्जांपल ढूंढे 10-15, उनको ये 5-6 में फिट करने का ट्राई करेंगे और फिर उनको लिखते टाइम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अप्रोच मेरे को लगता है जनरली ऐसे लिखने का। ये है। मैं कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेता हूँ। रोनाल्ड सर के ओल्ड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, वो डिपेंड करता है कितने ओल्ड हैं, तो इट्स बेटर कि नए लेक्चर्स रेफ़र करो, क्योंकि इकोनॉमी में चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं, तो न्यू थिंग्स आर बेटर। व्हाट वाज योर पैकेज इन आईटी? अभी पब्लिकली कैसे बताऊँ? कन्फ्यूजन है कि मेंस की तैयारी करूँ या नेक्स्ट मंथ ईपीएफओ है उसके लिए 1 मंथ पढ़ लूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि ईपीएफओ क्लियर ही हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन 1 सेकेंड, तो ईपीएफओ को प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर प्री और मेंस के बीच में ऐसा होता है कि प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारना होता है। आई रिमेंबर, दिस इज नॉट एन एग्जेजरेशन, मेरा 2021 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैथ्स का सिलेबस मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। 5-6 टॉपिक्स मेरे रह रहे थे, जैसे पीडी हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, मैकेनिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, डायनेमिक स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो बड़े बड़े टॉपिक्स वो रह रहे थे। तो आई टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब देयर वर डेज व्हेन आई यूज्ड टू पुट इन मोर देन 15 आवर्स। तो 3 महीने बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो, और आप जितना एफर्ट डालोगे उतना कम है। आई पर्सनली लिटरली आई पुट इन मोर देन 15+ आवर्स ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। तो उस टाइम पे आपको एफिशिएंट रहना, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक जो आप एफर्ट डालोगे इट विल गिव यू रिवॉर्ड्स। जैसे इस बार अगर मेरे ऐसे इंटरव्यू में 190 मार्क्स नहीं आए होते तो मेरी लिस्ट में नाम काफ़ी नीचे होता, और मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस बार। हो सकता है मेहनत करने के बाद नहीं आए, बट जिनके आते हैं वो वही लोग हैं ना जो जिन्होंने एटलीस्ट मेहनत की है, प्लस सम लक वाला फैक्टर। तो दोनों ही चीज़ करनी है, बिना मेहनत के तो नहीं होगा। मेहनत करी और थोड़ा सा लक हुआ तो वी माइट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो दोनों ही चीज़ें हैं। मेरा 4th अटेम्प्ट था। इस साल का प्री मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा टफ था, और मुझे लगता है कि जो पेपर का अगर लेवल बढ़ाना है तो वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा लेवल हम एक बार में बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ लोगों ने बहुत एफर्ट्स मारे होंगे काफ़ी टाइम तक, तो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स कई बार लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, विच आई फील इज़ नॉट फेयर। तो जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ाएं, वरना देयर इज़ नो पॉइंट। 288 इज़ एन आउटस्टैंडिंग रैंक, विल इट बी IAS देन? वो 1 महीने में पता लगेगा कि क्या लोकेशन होगा, सो आई विल लेट यू नो जब भी आ जाता है। मैंने कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया था, बट जैसे एक चीज़ बता देता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। जैसे मुझे पता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स दे आर नॉट वेरी गुड। अगर आप किसी से पूछोगे कि कितने मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कम्युनिकेशन लेवल या जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल या चीज़ों को कनेक्ट करने का जो तरीका है इट वुड बी दैट गुड कि वो हो सकता है बिना मॉक दिए सीधे इंटरव्यू रूम में चले जाएं और वो 200 स्कोर कर ले। इट इज़ बिकॉज कि उन्हें वो एक्सपोजर मिला है बचपन से, सो दे आर एबल टू कंडक्ट देमसेल्व्स नाइसली इन द इंटरव्यू रूम। तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर है नहीं। अब उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो इस एग्ज़ाम वाली फेज़ की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद 20 साल का जो फाउंडेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हो सकता है हम में से कई लोग इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं हो, तो हमको ज़्यादा एफर्ट्स लगे उस चीज़ के लिए। तो ब्रूटली ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पता था कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट अप टू द मार्क जो होनी चाहिए इंटरव्यू के हिसाब से। तो मैंने लास्ट ईयर बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मैंने लास्ट ईयर लगभग 14-15 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो मुझे इनिशियली हेजिटेशन होती थी जब भी मैं मॉक देता था, बट आफ्टर गिविंग सो मेनी मॉक्स आई वॉज सो रिलैक्सड, आई वॉज सो रिलीव्ड कि मैं जब इंटरव्यू में गया था तो आई वॉज एबल टू कंडक्ट माई सेल्फ
नेचुरली, मतलब मैं बहुत काम था, मुझे ऐसे सच कुछ हेजिटेशन हो नहीं रही थी। तो मैंने 15-16 इसलिए दी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे और काम करने की ज़रूरत है, मुझे हेजिटेशन फील हो रही थी, मुझे उसको दूर करनी थी। तो हर चीज़ में, जैसे आपका हो सकता है प्रीलिम्स बहुत वीक हो, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए ना कि यार हो सकता है आपका पॉलिटी स्ट्रांग हो बट इकोनॉमी वीक हो। मेरा खुद का पॉलिटी काफ़ी वीक था, हालांकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, बट स्टिल मैंने ये फिगर आउट किया था कि मेरा पॉलिटी वीक है, तो उस पर मैंने काफ़ी काम किया फिर। तो ऐसे हर चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, अब वो चाहे प्रीलिम्स हो गया, चाहे मेंस हो गया, चाहे इंटरव्यू हो गया। थोड़ा एक रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं इसको, कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करना और थोड़ा इन डेप्थ में चीज़ों पे सोचना, जिससे कि क्या है, हमको एग्जैक्टली पता लग जाए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रूटली ऑनेस्ट होना। एक मैं GS4 का और बता देता हूँ कि GS4 में आई हैव स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स हर साल। जैसे 2020 में मेरे 116 थे, 2021 में मेरा पेपर और भी अच्छा हुआ था, बट मेरे 101 ही रह गए, 15 कम हो गए थे, और इस साल मेरे 113 है। तो आई हैव स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इन GS4 एवरी टाइम जो एथिक्स का पेपर होता है। तो एथिक्स में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एग्जाम्पल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मान लो एथिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, कोई भी आंसर कर सकता है उनको, बट उसमें ये है कि आप कितने अच्छे एग्जाम्पल से उसको सब्सटेंशिएट कर पा रहे हो। तो मेरे पास एक रेपोजिटरी है, मतलब मेरे पास एक नोट्स है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो इंटीग्रिटी है, जब एग्जाम्पल्स याद करने कैसे याद करने हैं, हमको ऐसे याद नहीं करने कि मान लो किसी एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने ये अच्छा काम किया, ऐसे याद नहीं करना। हमको ऐसे याद करना कि जैसे इंटीग्रिटी कीवर्ड है, तो इंटीग्रिटी कीवर्ड पे मेरे पास 6 IAS ऑफिसर्स के नाम याद होने चाहिए, जिनको मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकूँ उस इंटीग्रिटी चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो और एग्जाम में क्या है, काफ़ी प्रेशर होता है, प्रेशर में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं घर पे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं खुद को स्ट्रेस में डालता हूँ। जैसे इंटीग्रिटी कीवर्ड सोचा और मैं खुद को प्रेशर में डालूंगा कि 2-3 सेकंड में मेरे को 6-7 एग्जाम्पल्स याद आ जाए, एंड इफ आई एम एबल टू डू दैट, वो एग्जाम में भी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी शुड प्रिपेयर। जैसे क्रिएटिविटी है या इनोवेशन है, किसी ने मान लो ट्राइबल्स के लिए बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी, किसी ने बायो मेडिसिन मॉडल स्टार्ट कर दिया वेस्ट को टैकल करने के लिए, ठीक है, किसी ने कैफे फॉर डिसेबल्ड पीपल स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ऐसे एथिक्स में हर कीवर्ड के लिए हमारे पास 6-7 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर होनी चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए कि वो हम इंस्टेंटली अगर नींद में भी हो तो भी बता दें। तो एथिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है उस चीज़ से। सर मेरे जो मेंस के नोट्स थे वो मैंने प्रीलिम्स से पहले बना लिए थे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्रीलिम्स के बाद भी बना सकते हैं, बट क्योंकि मेरा ऑप्शनल थोड़ा हैवी था तो मैंने मेंस के नोट्स प्रीलिम्स से पहले बना लिए थे, जिससे कि मैं ऑप्शनल को काफ़ी टाइम दे सकूँ। टिप्स फॉर प्रीलिम्स, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि प्रीलिम्स के लिए PYQs टेस्ट चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे थोड़ा सा गैस वर्क ज़्यादा चल जाता था, पर अब क्योंकि क्वेश्चंस वो आ रहे हैं कि 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, तो अब चीज़ों को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। जैसे प्री में आप पहले 3 महीने देते थे, तो अभी 5 या 6 महीने देने की ज़रूरत है। और मैं देख लेता हूँ एक बार कुछ इंपॉर्टेंट रह तो नहीं गया है। प्लान बी का मैंने बताया, जैसे कई लोग क्या होता है कि जैसे अपन मान लो कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, 1 दे लिया नहीं हुआ, 2 दे लिए नहीं हुए, 3 दे लिए नहीं हुए, तो क्या है कि एक टाइम पे रुक जाना चाहिए कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग इधर विद आर प्रिपरेशन, या कुछ भी चीज़ें हो सकता है हम अच्छे मेंटल स्पेस में नहीं हो, अच्छे फिजिकल हेल्थ में नहीं हो, तो एक बार थोड़ा पॉज ले लें। हो सकता है मैंने जैसे बताया कि यू कैन गेट योर सेल्फ एसोसिएटेड विद समबडी और सम कोचिंग, और किसी भी फील्ड में जो आपको लगता है कि जो आपको आता है उसमें थोड़ी टाइम काम कर सकते हैं, 2-3-4 महीने, या फिर हो सकता है पार्ट टाइम भी कर ले कुछ 6-7 घंटे, 5-6 घंटे के लिए। फिर उससे क्या है कि एक नई एनर्जी आ जाती है प्रिपरेशन में। अगर मान लो आपको ठीक नहीं लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए ट्रिप, थोड़ा ब्रेक ले लो, मतलब पढ़ाई एकदम साइड में रख दो कुछ 1 हफ्ते के लिए। उससे एक री एनर्जाइज होने का मौका मिलता है, थोड़ा हमको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है, और फिर प्रिपरेशन को वापस एक रिन्यूड एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लेना, खुद को वापस से रीस्ट्रेटजाइज करना और फिर वापस स्टार्ट करना। Do you wish to donate all your study material? I love to help people. I love to help aspirants in whatever way I can, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन इंटरनेट से ही करी थी, जो भी इंटरनेट पे सोर्सेज थे उनसे ही की थी। तो मेरे पास जो भी स्टडी मटेरियल है जो मुझे लगता है कि काम आ सकता है, वो तो एक मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे दूँगा, और जो भी चीज़ें मुझे लगती है जो मेरे काम नहीं आएगी, दैट ऑल्सो आई वुड बी गिविंग अवे, मतलब मैं रख के क्या ही करूँगा। इट्स बेटर कि वो किसी और के काम आए। तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम हैंडल एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। हो सकता है टाइम लगे क्योंकि कई बार मैसेजेस ज़्यादा आ जाते हैं, बट आई जनरली रिप्लाई टू एवरी मैसेज। तो
you can do that. Every topper says analyze PYQs. Can you please elaborate exactly how to analyze PYQs? It's a very good question, I feel. जैसे मैंने बताया था ना कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हाँ, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, आप मान लो मैपिंग पढ़ रहे हो, तो मैपिंग में देखो कि यार मैपिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो मैपिंग में आप जनरली ऑब्जर्व करोगे बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, थोड़ा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, जो एकदम अफ्रीका बॉर्डर के नॉर्थ है, जैसे लेवांट वाला क्वेश्चन आया था, जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा था, यूक्रेन के बॉर्डर्स, और जैसे लेक्स हो गई, लेक्स जो ड्राई अप हो रही हैं, या फिर इंटरनेशनल रिवर्स हो गई, ठीक है, फिर नेशनल पार्क्स और उनसे निकलने वाली रिवर्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैपिंग में आती है। अब आपको देखना है कि मैपिंग में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जैसे रिवर्स है, तो रिवर्स में वो पूछ रहा है कि कौन सी रिवर किस सी में जाके मिलती है, अगर हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो। और इंडिया में वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रिवर किस माउंटेन से ऑरिजिनेट हो रही है। सो हाउ डिड आई गेट टू नो दिस? वो तब पता लगा ना जब मैंने PYQs एनालाइज किए। सो दिस इज़ हाउ यू शुड एनालाइज द PYQs। जैसे मान लो आप PYQs पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से, सॉरी, पहले हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे सेक्ट से रिलेटेड, कि ये सेक्ट किसका है, सेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते थे, राइट। अभी कुछ साल से मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में एक तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछने लगे हैं कि ये पर्सनैलिटी किस चीज़ से एसोसिएटेड है ना। कई बार ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि उनका जो लिटरेचर है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म लिटरेचर, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस इज़ ए शिफ्ट इन ट्रेंड। अब आप सेक्ट्स पे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। अब आपको लिटरेचर और पर्सनैलिटीज़ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये 3-4 सोर्सेज से करना चाहिए, 2-3 सोर्सेज से करो एटलीस्ट, जिससे क्या है कि क्वेश्चन के फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। उससे पहले रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पे क्वेश्चन पूछते थे, अब वो नहीं पूछते हैं, तो मीन्स UPSC हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम दैट। करंट में डिड यू फॉलो न्यूज़पेपर और क्यूमुलेटिव मैगजीन? करंट में जैसे मैंने बताया था कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर का इतना रेलेवेंस मुझे लगता नहीं है। और मतलब काफ़ी टाइम जाता है, 2 घंटे आप पढ़ने में दोगे, आधे 1 घंटे आप नोट्स में दोगे, तो इससे बेटर है कि आप एक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं और फाइनली एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं एट द एंड ऑफ इट। So if anybody has any other questions, I think we can wind it up. Most of the things are covered. एक NCERT पे और पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मैंने NCERTs नहीं पढ़ी है, 2017 में मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने इनिशियल जो टाइम था वो NCERTs कवर करने में है निकाल दिया था, तो इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स दैट ईयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि NCERTs में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बेसिक होती हैं और काफ़ी कम चीज़ें दी होती है उसमें। जैसे ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो NCERT में काफ़ी बेसिक सा दिया हुआ है वो, और NCERT से पढ़ोगे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता वो NCERT से। इससे अच्छा है कि जो राज तनिल मैम हैं उनके यूट्यूब पे, मृणाल सर के जो चैनल है उस पर वीडियोज़ हैं, तो मैंने वो रेफ़र कर लिए। वो मैं 1 घंटे में कोई टॉपिक देखा, उसके खुद के नोट्स बना लिए, वो मुझे मच बेटर लगता है। तो NCERT मुझे कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगती थोड़ी। फिर तो एज ए होल आई डोंट सजेस्ट कि NCERT पढ़नी चाहिए। NCERT आप पढ़ सकते हो बट बहुत स्पेसिफिकली। जैसे मान लो आपने पॉलिटी पढ़ ली, तो अगर आपको पॉलिटी के, मैंने बताया था कि एक वीडियो सोर्स रेफर कर लो और एक लक्ष्मीकांत रेफर कर लो, वहाँ से आपने पढ़ ली, आपको एक अच्छा एक्सपर्टीज़ बिल्ड हो गया, आपने 2-3 आइट्रेशंस कर ली। फिर मान लो अगर आप पॉलिटी देख रहे हो और एक एक 11th की NCERT की एक बुक है, आई थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, मतलब बाद में 3rd या 4th आइट्रेशन के बाद। तो उसको जब आप गो थ्रू करोगे तो बहुत जल्दी, जैसे 3 या मतलब बहुत जल्दी आप स्किम कर सकते हो उसको और मेन चीज़ें निकाल सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है PYQs एनालिसिस में, जैसे मैं बता रहा था, तो कई बार जैसे हुंडी एक आया था, तो हुंडी का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर एक बार फनम आया था, उसका मतलब है कुछ गोल्ड कॉइन्स, ऐसा कुछ उसका मतलब था। फिर इस बार भी कुछ एक पोर्ट से रिलेटेड आया था। तो कई बार ऐसा होता है, ये एक पैटर्न है कि जैसे जो भी टर्म पूछ रहे हैं उसका जो आंसर है वो इकोनॉमिक टर्म्स में है, उसका जो आंसर है। तो ये एक पैटर्न है जो तुम ढूंढ सकते हो उस चीज़ को आंसर करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ सम इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द PYQs।
And I think that's all from this session. If you wish to connect further, you can join my Telegram channel. You can directly search हिमांशु मंगल, तो AI288 फिर हिमांशु मंगल के नाम से वो चैनल आ जाएगा. उसमें कमेंट, उसमें जो भी मैं चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ उसमें कमेंट्स में यू कैन मेंशन एंड आई बी रिप्लाइंग टू दोज. थोड़ा टाइम लग सकता है. बाकी इंस्टा पे यू कैन सेंड योर क्वेरी. थोड़ी स्पेसिफिक हो तो बेटर रहता है. मतलब हाउ टू डू प्रिपरेशन इज़ नॉट द राइट क्वेश्चन. अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका स्पेसिफिक आंसर किया जा सकता है. तो यू कैन हिट मी अप देयर एंड आई थिंक दैट्स इट. और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन put it in the comment section, otherwise we can wind it up. How to cover essay, I have already told Suman, so you can watch it when it comes on the YouTube. So if you have any other question, if anybody has any other question, then I can take it up, otherwise we can wind it. How to remember specific thinker's name. यूपीएससी में ऐसा होता है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो आपको एक बार में पढ़ने पे याद रह जाएगी, कुछ कुछ ऐसी हैं कि जो आपको बहुत बार रिवाइज करनी पड़ेगी. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है सुबह शाम जैसे खाना खाते हैं 2 बार, तो 10 दिन पहले आपको सुबह शाम टैबलेट की तरह वो लेनी पड़ेगी, तभी यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट इट और डू इट करेक्टली इन दी एग्जाम. तो सेम गोज़ फॉर स्पेसिफिक थिंकर्स ऑल्सो. तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. 10 से 12 याद करो, उनके कुछ कीवर्ड्स याद कर लो बस, और वो एक पेज पे होने चाहिए आपके पास अलग से, जैसे मैंने बनाया हुआ है वो. तो वो अगर आपने बाकी चीज़ों को अगर आप 4 बार रिवाइज़ कर रहे हो तो उसको मैं 10 बार रिवाइज़ कर लूँगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी रिवाइज़ करने की ज़्यादा होगी. और एग्ज़ाम से जाने से जस्ट पहले मैं इसको रिवाइज़ करके जाऊँगा, जिससे मतलब वो होता है ना एकदम दिमाग के टॉप में होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. तो तब प्रोबेबिलिटी है कि ये हमको याद आ जाए. अपडेटेड PDF में आज शेयर कर दूँगा, आज या कल में मैं शेयर कर दूँगा. देन यू कैन लुक अप फॉर ऑल दी अदर ऑप्शनल्स एज वेल. और व्हाट चेंजेस यू मेड फ्रॉम फेलियर्स. चेंजेस यही थे कि मैंने बोला कि वी शुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स कि क्यों हमारा नहीं हो रहा है या फिर क्या कमी है. जैसे मुझे लगा था कि इंटरव्यू में आई एम रियली लैगिंग, कि जब मैं इंटरव्यू में रूम में होता हूँ तो मेरा दिमाग उस लेवल पे नहीं चल पाता जितना मैं चाहता हूँ, और आई एम नॉट एबल टू थिंक वेरी क्लियरली जब मैं इंटरव्यू में 5 लोगों के सामने आंसर दे रहा हूँ. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने इस बार बहुत प्रैक्टिस की थी. ऑलमोस्ट 4-5 महीने की थी प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम था, मेरा इंटरव्यू लेट था. तो मैंने स्लो बोलना स्टार्ट किया था. जैसे इवन नाउ आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, बट इंटरव्यू के लिए मैं बहुत स्लो बोल रहा था, जिससे क्या है कि सोचने का टाइम मिल जाता है. एंड तो सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग. लाइक प्रीलिम्स में अगर आपको लगता है दिक्कत है तो वहाँ पे कीजिए. अगर मेंस में लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में तो वहाँ पे कीजिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड देन क्यूरेट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. I think that's it. Thank you everyone for joining. So we'll be having more of such sessions. You can join the Telegram channel and Instagram पे भी connect कर सकते हैं. Thank you once again. Bye bye.